बजट में किसानों और एग्री इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं? किसानों की क्या मांगे हैं और उन मांगों को पूरी करने के लिए सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, इन सब पे आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं चेयरमैन एमिरेट्स इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर डॉक्टर एमजे खान। सर, वेलकम टू मनी कंट्रोल हिंदी। तो जो मेरा पहला सवाल है, जो मैं समझना चाहती हूँ कि एग्री इंडस्ट्री को इस बार क्या कुछ मिलने वाला है? देखिए, एग्री इंडस्ट्री में मोटे मोटे दो पार्ट्स होते हैं। एक है प्रोडक्शन साइड का, जिसमें सीड्स है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, इरिगेशन है, फार्म मशीनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर होता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में वेयर हाउसिंग है, लॉजिस्टिक्स है, फिर प्रोसेसिंग है, फिर एक्सपोर्ट्स है, एग्री बिजनेस है, ये सब शामिल है। तो ज़्यादा ज़रूरत तो काम के इस टाइम पे डेफिनेटली पोस्ट प्रोडक्शन साइड में है, क्योंकि पैदावार करीब करीब हम लोग सफिशिएंट है। ऑयल सीड को थोड़ा छोड़ दें और थोड़ा पल्सेस में फ्लक्चुएट होता है। 18-19 में हम लोग सरप्लस हो गए थे। तो जो लॉसेज हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, वो 8% से लेकर 30% के बीच अलग अलग कमोडिटीज में है। वो एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा, वैल्यू एडिशन नहीं है हम लोग वहाँ पे। 550 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है कृषि की, और टोटल अगर वैल्यू एडिशन मिलाए हैं तो मेरी समझ से $650 के आसपास बिलियन डॉलर पे जाती है। जबकि अमेरिका की कृषि अर्थव्यवस्था जो है वो कोई $450 बिलियन की है, और फूड इंडस्ट्री जो है वो कोई $1800 बिलियन की, यानी वहाँ पे करीब 3-4 गुना के आसपास वैल्यू एडिशन है। तो जो वैल्यू एडिशन का फायदा मिलना चाहिए किसान को, या कृषि से जुड़े या फूड व्यापार से जुड़े, वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वैल्यू एडिशन है नहीं। और उसका दूसरा नतीजा है वेस्टेज बहुत है। और तीसरा ये है कि हम लोग एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं ज़्यादा। तो एक्सपोर्ट ना होने पा रहे हैं, जैसे 8.5% विश्व की कृषि की अर्थव्यवस्था का हिस्सा हिंदुस्तान के पास है, लेकिन ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेड में हमारा हिस्सा है 2%, कभी 1.8 हो जाता है, कभी 2.2 हो जाता है, ऐसा है। ये बड़ा कंसर्न है। तो एग्री इंडस्ट्री में जहाँ पे जीएसटी ज़्यादा, जैसे एग्रोकेमिकल है, वो चाहे जीएसटी हमारी घटे। बायो वालों पे भी जीएसटी लगी, जबकि बायो प्रोडक्ट्स जो हैं वो भारत सरकार की प्राकृतिक कृषि से अलाइन कर रहे हैं, जो आइडियोलॉजी है पार्टी की और जो सरकार की प्राथमिकता है, दोनों से। तो मुझे लगता है इन इंडस्ट्रीज की एक्सपेक्टेशंस भी हैं और सरकार को करना भी चाहिए। जी, जैसे आपने एक चीज़ कही है कि जो हमारी वैल्यू एडिशन है हम अपने प्रोडक्ट में नहीं कर पाते। अगर हम सेम यूरोप के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप के लिए, तो वो उसकी क्वालिटी और जो हम कंज्यूम करते हैं उसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। तो क्या हमें पूरा एक सिस्टम बना लेना चाहिए वैल्यू एडिशन का, या इसे हम किस तरीके से डिवाइड करें, किस तरीके से देखें? देखिए, जब कंपटीशन बढ़ता है तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव करती है। एंड मैनेजमेंट की पुरानी फिलॉसफी है कि कंपटीशन इंप्रूव्स एवरीथिंग। तो इंटरनेशनल मार्केट चूँकि कॉम्पिटिटिव है, तो वहाँ थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा मिल जाता है, तो उसके लिए बेटर क्वालिटी की प्रोड्यूस जो है एक्सपोर्ट की जाती है। और बेटर क्वालिटी नहीं हुई तो हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। देश में क्या है कि काफ़ी एक डेफिसिट मैनेजमेंट का माइंडसेट है, यानी कमी जो है उसको पूरी करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और क्वालिटी पे ध्यान कम जाता है। फिर उसका अब नेक्स्ट लेवल आ गया है दुनिया भर में, वो आ गया है सर्टिफिकेशन का, कि दुनिया में अब इम्पोर्टर्स जो हैं वो इंसिस्ट करेंगे, जिद करेंगे, मतलब कंडीशन लगा देंगे कि आपका अगर एग्रो प्रोड्यूस जीएपी सर्टिफाइड नहीं है तो हम नहीं लेंगे। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेशन का स्टाम्प लगा होना चाहिए, वो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन का। दूसरा, अब एडिशनल कंसर्न्स भी आने लगे, जैसे चाइल्ड का ज़्यादा उसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाइल्ड फूड प्रिंट जिसे बोलते हैं। एक्सेस वाटर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वाटर फूड प्रिंट। ये क्या है कि एनवायरमेंटल कंसिडरेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती जा रही है। तो ट्रेड का टैरिफ है ही, नॉन टैरिफ के जो बैरियर्स हैं वो भी अप्लाई होते हैं। तो आप उनको चाहे बैरियर के नज़र से देख लें, या बदलते वक्त में एक बदलती रिक्वायरमेंट के नज़रिए से देख लें, लेकिन क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ही। साथ ही साथ जो वेस्टेज हो रहा है उसको बचाने की ज़रूरत है। और जिन जिन क्रॉप में यील्ड लेवल कम है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी से बढ़ा सकते हैं। एंड फॉर्चुनेटली हम लोग वहाँ जो एक्टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है वो बड़ा प्रॉमिसिंग है। मुझे लगता है बहुत सारी परेशानी जो हम लोग अब तक झेलते रहे हैं उसको एक्टेक स्टार्टअप सिस्टम दूर करेगा। अभी तक आपने जो बताया उसमें दो चीज़ें, एक तो आपने ये बोला कि जो एग्री इंडस्ट्री के लिए उसके जीएसटी कम किया जाए, जो उनकी डिमांड रही है कि इस बार बजट में उनको ये मिले। और दूसरी एक चीज़ कि अगर हम क्वालिटी और उसका वैल्यूएशन बढ़ाते हैं, क्योंकि जो सरकार लगातार कहती आ रही है कि हम किसानों की आमदनी डबल करेंगे, तो क्या ऐसा लगता है कि सिर्फ खेती से
आमदनी डबल हो सकती है, या फिर जो एग्री इंडस्ट्री है उसका कुछ एक चेंज लाना चाहिए पूरे उसके जो काम करने के तरीके में, उसके बिजनेस में, जिससे कि डबल हो पाए? मुझे लगता है कि आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। क्यों? अगर हम किसानों की आमदनी डबल करने का प्रयास करते हैं सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, तो मुश्किल हो जाता है, बढ़ने की बजाय घटने लगती है। क्यों? अगर एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है तो गलत हो जाती है, तो प्राइसेस से फायदा मिलने के बजाय ज़्यादा प्रोडक्शन करके मार्केट क्रैश कर जाती है, वो लॉस में चला जाता है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का से ज़्यादा जरूरी है कि वैल्यू एडिशन करना। वैल्यू एडिशन में किसी को कोई रिस्क नहीं किसी बात का, तो वैल्यू एडिशन से जो ज़्यादा इनकम आ सकती है वो सबसे एक्सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट बढ़ेगा है। और उनकी अपनी आमदनी। दूसरा है एडिशनल फार्म इनकम जनरेट करना। जैसे खेती है उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री हो गया, उसके साथ पोल्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, सेरिकल्चर हो गया। एडिशनल फार्म इनकम जो नॉन फार्मिंग ऑपरेशन से या नॉन क्रॉपिंग ऑपरेशन से हैं उनको लेना जरूरी है। और तीसरा है इसमें एक्सपोर्ट बढ़ाने का, कि जहाँ पे बेटर मार्केट प्राइस मिल रहा हो वहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन इन तीनों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज घटाना। क्यों? किसान ने जब सारा इन्वेस्टमेंट कर ही दिया है प्रोडक्शन करने में, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का अपना लेबर लगाया, पैसा लगाया, मैनेजमेंट किया, सब कुछ किया, जब तैयार हो गया और वो उस टाइम पे लॉसेज हो जाए। अब वो लॉसेज चाहे फार्म पे हो, चूहे खा जाते हो, या ट्रांजिट में हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक ना हो, नीचे टपकता गिरता टूटता या प्राइस या मैकेनिज्म, स्टोरेज सिस्टम ठीक ना हो, तो उसकी वजह से, या फिर आपका पॉइंट जो है डिस्ट्रेस सेल का, यानी कि मजबूरी में उसको रखने की जगह है नहीं, तो मार्केट में लगा एक्सेस आ गया है माल, क्योंकि कटाई के टाइम हर किसान ले जाता है, तो प्राइसेस मार्केट में टेम्पोरेली गिर जाते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस ऐसी हैं जिसके थ्रू किसान की आमदनी बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादा जो माइंडसेट पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम में है अब तक जो रहा है, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना वही खेती का इलाज रहा। वो ठीक है, तब ज़्यादा अच्छा था जब पैदावार कम थी तो लोगों को पेट भरना था। अब जब एक्सेस प्रोडक्शन है या सफिशिएंट प्रोडक्शन है तो और मेजर्स पे ध्यान जाना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी तक हमारा एक थॉट प्रोसेस रहता था कि सबको खाना मिलना चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को बेहतर वैल्यू एडिशन के साथ करें तो कई सारी चीज़ें हमारी मुश्किल आसान हो सकती है। एक चीज़ आपने कही है कि हमें फिशरीज और बाकी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना होगा। इस पे एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि क्लाइमेट चेंज के कारण अगले 10 साल में हो सकता है कि फिशरीज पूरी तरह बंद हो जाए, ग्लेशियर के पानी को पिघलने की वजह से या कुछ अलग अलग रीज़न की वजह से। तो क्या आपको लगता है क्लाइमेट चेंज एग्री इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा संकट है? देखिए, क्लाइमेट चेंज तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी दुनिया के लिए फिक्र की बात है। और अब क्लाइमेट चेंज किताबों की बात नहीं बल्कि दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। आप सऊदी अरब में देखें, बर्फ पड़ना शुरू होगा। कभी रेगिस्तान में बर्फ गिरता है क्या? यूरोप में टेम्परेचर में 4 साल पहले था तो अगस्त के महीने में 40 डिग्री टच कर रहा था, तो हमें लग रहा था जैसे हम गर्मियों में जून में राजस्थान आ गए हों। ऐसा कभी होता नहीं है। तो लेट रेंस होती हैं, एक्सेस रेंस होती हैं, अर्ली होती हैं, स्कैंटी होती हैं। तो ये इस तरीके का जो मौसम का प्रभाव है सामने दिखाई पड़ रहा है। तो न सिर्फ फिशरीज तो एक है जो पॉइंट आपने कहा है, मैं उस पर आता हूँ। सभी सेक्टर्स को ये प्रभावित करेगा। फिशरीज के बारे में है कि उसमें हमें लगता है कि थोड़ा ब्रॉड बेसिंग करनी पड़ेगी। क्यों? जब अंदाज़ा लग ही रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं या और भी चेंज हालात हो रहे हैं, तो इनलैंड फिशरीज को बढ़ाना पड़ेगा। और तमाम बड़ा एरिया जो है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में तो फिर भी फिशरीज होता है थोड़ा, ये हरियाणा, पंजाब में फिर भी होता है, लेकिन जितना भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह पे फिशरीज को बढ़ाने का एम्पली स्कोप है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में इनफैक्ट सबसे ज़्यादा फिशरीज टाइम पे हो रही है आंध्रा में। तो जब आंध्रा कर सकता है इनलैंड फिशरीज या तेलंगाना कर सकता है, तो मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया का हिस्सा करना चाहिए। तो रिवर की इनलैंड रिवर फिश बढ़ाना चाहिए एंड सबसे ज़्यादा पॉन्ड, इसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे डेयरी हो, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे क्रॉप्स हो, सब पे कॉम्प्रहेंसिव काम करने की जरूरत है। और इसका जो हम लोग इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिस्कस करते हैं, इसको कैसे किसान लेवल पे ले जाएं, ये एक चैलेंज है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ, जो कि टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों की कार्बन उत्सर्जन सब की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन हम ऐसा लग रहा है कि जो टेक्नोलॉजी का दूसरा पार्ट है AI, उसको हम एग्रीकल्चर में उतना यूज़ नहीं कर पा रहे। मतलब हमें उसके होने वाले नुकसान तो हो रहे हैं, लेकिन उससे जो फ़ायदा हो सकता है टेक्नोलॉजी का, वो शायद हम पूरा फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो हम कहाँ पीछे हैं? और बजट पे
पिछले 3 बार से ऐसा हर बार एआई का, क्लाइमेट चेंज का जिक्र हो रहा है एग्रीकल्चर को लेके, तो क्या ऐसा ठोस होना चाहिए जिससे हम समझ सके? देखिए 5 की एरियाज हैं, अगर मोटे मोटे देखें फूड एंड एग्रीकल्चर में, उसमें कुछ कंसर्न्स के एरिया हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज के एरियाज हैं। कंसर्न्स के एरियाज हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज है एक बड़ा, एक न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी बड़ा है एरिया। फूड सिक्योरिटी तो है, हम लोग सरप्लस है, लेकिन अंडर नरिश पॉपुलेशन बड़ी है हिंदुस्तान में। हम लोग 20% से ऊपर अंडर नरिशमेंट के शिकार हैं, स्टंटेड ग्रोथ है। कुछ अपॉर्चुनिटी एरियाज हैं, कंसर्न भी कह सकते हैं। एक्सपोर्ट कम हो रहा है, वो कंसर्न है, लेकिन बढ़ा लें तो उसका स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है। डिजिटल टेक्नोलॉजी बड़ा प्रॉमिसिंग, जिसका आपने पॉइंट आउट किया है, और उसमें जो एगटेक स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बना है इंडिया में, वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एगटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और बड़ी अमेजिंग टेक्नोलॉजीज, जो बिजनेस मॉडल है वो एआई बेस्ड भी है, डीप टेक बेस्ड है, जो एग्रीकल्चर की तमाम सारी प्रॉब्लम्स को एक तरीके से वो गैप्स को प्लग कर रहे हैं, डिस्टॉर्शन को एड्रेस कर रहे हैं और एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। तो एगटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम जितना मजबूत होगा, उतना ही किसान मार्केट से बेटर जुड़ेगा, जो रिस्क हैं वो घटेंगी, डिजिटल टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज घटेंगे, एंड वैल्यू एडिशन और बढ़ेगा, एंड बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम आएगा जो रियल टाइम बेसिस पे आएगा। तो ऑटोमेशन का एक जो रियल कंसेप्ट वो आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। किसान के पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका पहला शुरुआती पॉइंट था, किसान अभी अड़ा हुआ है एमएसपी पे, नॉर्थ इंडिया का, खास करके पंजाब का। देखिए एमएसपी देना एक तरीके से जब जरूरी लाजमी था तब था, क्योंकि उस वक्त पे मार्केट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। तो या तो एमएसपी को एक तरीके से हम बंधक बने रहें, या मार्केट सिस्टम को हम डेवलप करके किसान को चॉइसेस दें और उसको एमएसपी से ज़्यादा आमदनी के रास्ते खोल दें। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट है, वो 3 जो फार्म लॉज थे उसमें लाने की प्रोसेस में गलती थी, प्रोविजंस में गलती नहीं थी, लेकिन किसानों ने इतना विरोध किया कि अल्टीमेटली उनको हटाना पड़ा। नहीं तो मार्केट पोटेंशियल उससे अनलीश होता और किसानों को अल्टीमेटली उससे बड़ा फायदा होता। जिसमें एक वेयर हाउस का इम्पोर्टेंट पार्ट था, जिसकी वजह वो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का था, एक मल्टीपल मार्केट्स ऑपरेट करने का था, जिससे चॉइसेस मिलते, फार्मर इंडस्ट्री पार्टनरशिप बढ़ती, इन्वेस्टमेंट बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब उसके फायदे थे। लेकिन या तो सरकार फायदे समझाने में नाकामयाब रही, या लाने की प्रोसेस जल्दी में था, तो उसमें किसानों में मिसलीडिंग चली गई। ऐसा भी हो सकता है कि जो छोटे किसान हैं उनको अभी ये आइडिया नहीं कि एमएसपी आता, या एमएसपी का जो नियम जो सरकार बदलती है उससे क्या फायदा होता है, शायद उन्हें वो समझ में नहीं आया। और जो बड़े किसान हैं उन्होंने उन्हें मैनिपुलेट किया। बड़े किसानों ने क्या, और 1-2 स्टेट्स में क्या है, आड़तियों ने भी किया, जिनके इंटरेस्ट इससे शामिल थे। तो उन्होंने भी किसानों को हुस्काया कि जाके तुम धंधे बैठो, हमारा धंधा चौपट हो रहा है, तो तुमसे जो है हम बैठेंगे तो लोग कहेंगे ये तो बिजनेस वाला है, किसानों को आगे कर लिया। तो क्या हुआ, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट में किसान आदि हो गया था, पैदा किया, मंडी ले गया, कम ज़्यादा दाम में बेच के घर आ गया। तो उसको लगा जब मार्केट ओपन अप होंगी तो कहीं आपको रिस्क, सिर्फ बदलाव का रेजिस्टेंस हमेशा होता है। मैनेजमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल है रेजिस्टेंस टू चेंज। तो इसका एक सोल्यूशन ये होता है कि जब भी कोई बड़ा सरकार का डिसीजन होता है तो उससे पहले लार्ज स्केल कम्युनिकेशन प्रोसीड करता है। तो इस केस में कम्युनिकेशन डिड नॉट प्रोसीड द डिसीजन। अगर वो होता तो कहीं बेहतर रहता, लेकिन एक तो डिमांड किसानों की है, दूसरा उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके लॉसेज होते हैं, मार्केट का प्राइस ठीक से नहीं मिलता है, एग्रीगेशन नहीं हो पाता, स्टोरेज कम है। तो सरकार के पिछले बजट में हमने देखा है कि इसमें तवज्जो दिया गया है, शायद इस बार और तवज्जो बढ़े। और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक बड़ा काम है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी तो विलेज लेवल पे हो रही है, बीएफपीओज हो रहे हैं, एफपीओ का एक बड़ा काम हुआ है। मुझे लगता है एफपीओ और मजबूत करेंगे और वाइब्रेंट करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन एग्री क्लीनिंग एंड एग्री बिजनेसेस इस्टेब्लिश करें बड़े स्केल पे, विलेज लेवल पे। वो इंफॉर्मेशन सेंटर भी चलाएं, वो वेयर हाउसेज भी मैनेज करें, वो किसान को टेक्नोलॉजी एंड इनपुट्स भी दें और उनका माल बिकाने में भी मदद करें। तो एग्री बिजनेस सेंटर्स का नेटवर्क अगर हर एक ब्लॉक लेवल पे या उससे भी नीचे 10-10 गाँव पे हो जाए तो मुझे लगता है बड़ी भारी बात होगी। एक चीज़ मैं समझना चाहती हूँ कि जो वायदा कारोबार कई सारे ग्रेन्स पे, कई सारी चीज़ों पे, चना पे और भी कई सारी चीज़ों पे रोक दी गई, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे आप एक तरफ एफपीओ की बात कर रहे हैं, तो अगर वो वायदा कारोबार भी सरकार नहीं परमिशन देगी क्योंकि वो चाहती है कि कम से कम महंगाई ना बढ़े, लेकिन जिन कंट्रीज में वायदा चल रहे हैं, चाहे यूएस हो या कोई और कंट्रीज, तो फिर वहाँ कैसे वो इन्फ्लेशन रोकते हैं? मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है और आपको इन्फ्लेशन से भी लड़ना है, आपको आम लोगों को राहत भी देनी है। तो इस पर आप
किस तरीके से मुझे लगता है इसका दो चीजों से सीधा से जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा जो प्रोसेसेस हैं वो पॉजिटिव लाइन पे चली जाएंगे। एक, एक्सपोर्ट बढ़े ताकि देश में डिमांड वैसी क्रिएट हो, प्राइसेस इंक्रीज हो ऑटोमेटिकली मार्केट में। दूसरा कि एमएसपी के बजाय, एमएसपी हर साल अगर बढ़ाते रहेंगे तो एक मार्केट प्राइसेस कभी एमएसपी से ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, मार्केट ऑपरेट नहीं करेंगे तो किसान जिद करेगा कि भैया हमारा माल रख रहा है, दाना दाना खरीदो जी। तो दाना दाना खरीदे हो ऐसा स्लोगन पॉलिटिशियन देना शुरू कर देते हैं कि हम तो जी खरीदेंगे, तो उससे नुकसान तो क्या हो रहा है, एमएसपी हर साल बढ़ाने की बजाय इसको रोक दें, क्योंकि एमएसपी का मतलब होना चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हो क्या गया है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। तो उसके बजाय फिलीपींस में मॉडल हमने एक देखा था, बड़ा अच्छा था, वो ये था कि मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड मैक्सिमम सेल प्राइस, इस बैंड के बीच में सबके मार्जिन उन्होंने फैक्टर कर दिया। इससे नीचे खरीदोगे नहीं और इससे ऊपर बेचोगे नहीं, तो उससे ऊपर नहीं बेचोगे तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा, इससे नीचे खरीदोगे नहीं तो फार्मर का इंटरेस्ट। और उस बैंड में मार्केट सिस्टम पूरा परफॉर्म करने लगता है, क्योंकि जब आपका एमएसपी सिस्टम एक मार्केट प्राइस से ऊपर ऑपरेट करता है तो मार्केट प्राइस पूरा एक तरीके से ध्वस्त हो जाता है। तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, हायर मार्जिन पे एक्सपोर्ट हो, तो इधर में थोड़ा डिमांड क्रिएट होना शुरू, पॉजिटिविटी हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम है वो 5% की है, 5% एक्सेस हुआ तो क्राइसिस एंड ग्लट क्रैश, और 5% डेफिसिट हुआ तो हाहाकार। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये 5% वाला मैनेजमेंट जो है, आजकल जो पॉइंट आपका था वो एआई लगा के कम से कम एक प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो फोरकास्ट करके और एक बेटर ट्रेंड्स को मॉनिटर करके अगर वो बेहतर प्रेडिक्शन कर सके, बेहतर एक फोरकास्टिंग कर सके, तो हमें लगता है कि ये जो 5% वाला जो क्राइसिस कैटालिस्ट टू क्राइसिस है, उस कैटालिस्ट को जो है कंट्रोल करने की जरूरत है। आपका मनी कंट्रोल मामला है आपका, तो बिजनेस की बात करना जरूरी है। तो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो एक तो जीएसटी की है ही जी, दूसरी है रेगुलेटरी प्रोसेसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। जैसे कोई नया सीट लाना हो, कोई नई टेक्नोलॉजी लाना हो, तो इतना लंबा प्रोसेस है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान देश में 20 साल पहले गया था स्टडी करने, तो मैं देखा बड़ा बढ़िया एक सिस्टम है उनका। ये है कि अगर कोई आपका मॉलिक्यूल, कोई केमिस्ट्री किन्हीं 5 डेवलप कंट्रीज में रजिस्टर्ड है तो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड है। वही डेवलप कंट्री ने सारा उसमें इन्वेस्टमेंट कर ही रखा है, उससे ज़्यादा हम लोग सेंसिटिव हो रहे हैं एनवायरमेंट के। तो अगर कोई 5 डेवलप कंट्रीज में 3 में रजिस्टर्ड है, जैसे अमेरिका का वीजा लगा है तो 90% देश वैसे दे देते हैं, ये मान के कि अमेरिका ने स्क्रूटनाइज कर ही लिया है। तो एक तो ये कर लेना चाहिए, तो आसान है। दूसरा है करेक्ट, दूसरा है अननेसेसरी हैरेसमेंट, डिले, किसान देर में पाता है काइंड ऑफ थिंग। तो दूसरा है कि जो सब्सिडी है उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, उसको एक तरीके से राशनलाइज करने की जरूरत है। अभी क्या हो रहा है, यूरिया सेंट्रिक सब्सिडी है, यूरिया इज डेंजरस। मेरा अगला सवाल सब्सिडी को लेकर ही था कि जिस तरीके से सरकार दे रही है, पीएम किसान हो या फर्टिलाइजर की सब्सिडी हो, तो लोगों के मन में बस लेने का है। अगर सरकार इनकम टैक्स लेने लगे तो फिर वो एक नया बवाल मचेगा। तो क्या जिस तरीके से सरकार दे रही है उन्हें अलग अलग सब्सिडीज में कुछ चेंज करना चाहिए तरीके में, या कोई पैमाने में किसी तरीके से? उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक नंबर 1 उन चीज़ों में सब्सिडी घटाना चाहिए जहाँ पे सब्सिडी की जरूरत है ही नहीं, या सब्सिडी हमारी काउंटर प्रोडक्टिव। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर यानी कि सबसे कमजोर हिस्सा और सबको सब्सिडी मान लेते हैं उसमें, लेकिन उसमें भी जो ज्यादा कमजोर भाई हो ना उसकी मदद करो। बिल्कुल। तो जो यूरिया है वो पहले से मोटा बैठा हुआ है, उसी को आप पिला रहे हैं। और तो क्या हो रहा है कि यूरिया से एनवायरमेंटल डैमेज बहुत हो रहा है। जो सब्सिडी जा रही है डाउन द ड्रेन जा रही है, क्योंकि सब्सिडी यूरिया चाहिए नहीं, आपको तो एक्सेस ऑलरेडी है। तो आप उसी को सब्सिडाइज कर रहे हैं, किसान उसी को ज्यादा यूज कर रहा है, उससे पत्ती तो हरी भरी हो जाती है लेकिन दाना मोटा नहीं होता। तो क्या होता है, किसान अल्टीमेटली नुकसान में जाता है। वो पत्तियां हरी देख के खुश तो हो लेता है, लेकिन जब हार्वेस्ट का टाइम आता है ताली बजाने का तो उसको मजा आता नहीं है। तो दिस इज अननेसेसरी रॉन्ग डिप्लॉयमेंट ऑफ सब्सिडी, डाउन द ड्रेन जा रही है, दिखावा है। मुझे लगता है कि उस वक्त यूरिया ठीक था पड़ने का जब नाइट्रोजन डिफिशिएंट हुआ करता। अभी एक्सेस नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे पोटास एंड फास्फेट डालने की जरूरत है जिससे क्वालिटी इंप्रूव करे, वो नहीं हो पा रहा है। तो जो सॉइल हेल्दी हो उसका एक रेशियो साइंटिफिक है 4:2:1, यानी 4 हिस्सा नाइट्रोजन होना चाहिए, 2 फास्फोरस और 1 पोटाश। हो क्या गया है कि 9 हिस्सा या 9.5 हिस्सा हो गया यूरिया का, तो ये सब घट के आ गए 1 या 0.5 0.2 पे आ गए। तो ये चीज जो है वो डिस्टर्ब हो गई, इसको बोलते हैं हेल्दी सॉइल जो न्यूट्रिएंट रेशियो है वो वाइडली डिस्टर्ब्ड है।
तो उसको उल्टा हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, इसका हम लोग उसकी हेल्थ को बिगाड़ते जा रहे हैं। तो एक तो वो पैसा बचा ले सरकार, अगर दूसरे पे डिप्लॉय कर दे तो अच्छा है, ना भी गए तो कम से कम इधर से रोक के अपना पैसे बचा ले। नंबर 2, जो सरकार की प्रायोरिटी है वो बेसिकली ऑर्गेनिक की है, नेचुरल फार्मिंग है, सेफ फूड प्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ताकि एक्सपोर्ट वगैरह हो। तो जो ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं यानी बायो इनपुट्स हैं उन पर जीरो सब्सिडी है। इसका मतलब केमिकल के अगेंस्ट में वो जो है इनकॉम्पिटिटिव है। तो या तो आप दोनों को मजबूती दो, और खास करके जो आपकी प्राथमिकता में है बायो उसको तो ज्यादा मजबूती दो, उसको जीरो खाली स्लोगन से मजबूती दे रहे हैं, हाँ, और उधर में फंडिंग से मजबूती दे रहे हैं। ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग बताया कि जो रेशियो है। तो मेरा आखिरी सवाल इसी चीज को लेके कि जो चीजें आप मुझे बता रहे, जैसे मैं फार्मर नहीं हूँ लेकिन जो खेती में है, जो किसान है, उनको कैसे ये सब पता चलेगा? मतलब उनके लिए कुछ ऐसा जो, जैसे अभी तक हमने बात की कि क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, हम मैं बजट के बारे में फिर आपसे कनेक्ट करूंगी, लेकिन ये कैसे किसान को कैसे पता चलेगा कि मेरी मिट्टी का कैसा सॉइल है? क्या उसका तो एक सिस्टम है, सॉइल हेल्थ कार्ड बने हैं सबके। अब वो बात और है कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की जो लैब्स हैं वो कितना इफेक्टिव है और कितना ऑनेस्ट है, क्योंकि ऐसी भी रिपोर्ट्स आती हैं लैब वाले केमिकल बेच आते हैं और किसान जो भी लाता है कुछ भी लिख के देते हैं। तो उस पर भी सख्ती होनी चाहिए, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन सॉइल हेल्थ लैब्स हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड बनने का प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब आए थे तो उन्होंने सबसे प्राथमिकता में लिया था सॉइल हेल्थ कार्ड सभी किसानों का बनाना, हर एक खेत का बनाना। तो उसकी बेसिस पे रिकमेंडेशन आती है कि आपकी मिट्टी में ये कमी ये डालिए, लेकिन वो कार्ड तो बनवा लेता है किसान, लेकिन वो रिकमेंडेशन फॉलो नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, कहीं पर भी नहीं करता है। तो रिकमेंडेशन कैसे सरकारी अमला ज्यादा प्रभावी तरीके से उसको लागू कराए, अगर उसमें जरूरत पड़ती है तो कस्टमाइज फर्टिलाइजर बना के किसान को उसको सब्सिडाइज कर दें। आप बात समझिए, पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरा खर्चा, पूरा सब हम लोगों ने बना लिया, शोर मचा लिया कि वे सबके सॉइल हेल्थ कार्ड बन गया, सेलिब्रेट भी कर लिया। रिकमेंडेशन जब फॉलो नहीं हो रहे हैं, अगर किसान नहीं कर रहे कोई फायदा नहीं, तो क्या करना चाहिए सरकार को? सब्सिडी का पैसा उठा के रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर का एक कस्टमाइज फर्टिलाइजर का बैग बना के किसानों को पकड़ा देना चाहिए, भाई ये लोग मेरी तरफ से मतलब ये अनपॉपुलर सजेशन हो सकता है, लेकिन यूजफुल सजेशन यही है कि जहां जरूरत है वहां पे तो कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स को गवर्नमेंट को बूस्ट करना चाहिए, उसको सब्सिडाइज करना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड को बूस्ट करना चाहिए, उसको सब्सिडाइज करना चाहिए। और जो लॉस मेकिंग हमारा मामला है यूरिया का सब्सिडाइज करना, उससे गवर्नमेंट को बचना चाहिए, भले कितने शोर शराबा विपक्ष मचा ले उस पर। बिल्कुल सर, आपका पर्सनली क्या लगता है कि, मतलब मैंने आखिरी सवाल बोला था फिर भी मेरा ये सवाल मुझे भी समझ में आ रहा है कि क्या सरकार को बजट पे इस पर क्या दे सकती है किसान को? मतलब आपके अपने अनुभव के हिसाब से क्या लगता है? मुझे लगता है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे, जिसमें गोट एंड शीप इम्पॉर्टेंट है, बैकयार्ड पोल्ट्री इम्पॉर्टेंट है, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, और मार्केट्स को ग्रेजुअली ओपन करने का ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मार्केट रिफॉर्म्स के बजाय इसका एजेंडा बना के स्टेट्स को दे दें तो बेहतर रहेगा। तो बजट में एक तो सिंप्लीफाई कर दें, जीएसटी सिस्टम थोड़ा यूनिफॉर्म कर दें, यहाँ पे प्रायोरिटी एरिया थे उन पे कम से कम जीएसटी हटा दें। एंड दूसरा, जैसे आप प्रायोरिटीज इसमें आप कुछ सेक्टर के नाम ले सकते हैं? मैं एक्सपोर्ट्स का पर्टिकुलरली, एक्सपोर्ट्स में बढ़ाने की जरूरत है, और एक्सपोर्ट में बजट इतना कम है, एपिटा का बजट 200 करोड़ के आसपास है, जबकि वो इंडिया के करीब 2 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट के लिए जिम्मेदार है। तो क्या 200 करोड़ कम से कम बजट बढ़ा के, पिछली बैठक में भी हमने वित्त मंत्री साहिबा से कहा था कि इसमें कम से कम 2000 करोड़ करिए। नंबर 2, रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज द कोर। फ्यूचर जो है डिटरमिन होगा कितना स्ट्रांग हम टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजीज आएंगे रिसर्च फंडिंग से, तो रिसर्च फंडिंग कम है, उसको और बढ़ाने की जरूरत है। उसमें सबसे मेरा डायरेक्ट सजेशन ये है कि 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, क्या होगा अगर इनको एनुअली 100 करोड़ दे दें, तो सारी यूनिवर्सिटीज फंड्स एडिक्वेट हो जाएंगे, फ्लश्ड हो जाएंगे, और रिसर्च पे वो पैसा बढ़ा देंगे। तो अभी उनके पास सैलरी देने का पैसा मुश्किल निकलता है, तो सैलरी तो जा रही है लेकिन रिसर्च के लिए बजट ही नहीं। तो क्या होना चाहिए? 100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को देना, क्या 8000 करोड़, 8000 करोड़ से आई एम प्रीटी श्योर कि 80,000 करोड़ का वैल्यू क्रिएट कर देगी यूनिवर्सिटीज। तो ये करना जरूरी है। थैंक यू। बजट और किसानों के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए थैंक यू सो मच, और फिर मनी कंट्रोल हिंदी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।